हमने कल बात की थी थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की कि किस तरह से जब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं या कुछ भौतिक अवस्थाएं जब परिवर्तन होता है तो जो एनर्जी है वो एनर्जी का फ्लो किस तरह से होगा या एनर्जी को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और वो अलग अलग तरीके के एंथैल्पी के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एटमाइजेशन और एक हमने जो काफी डिस्क्राइब करके पढ़ा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस की, केमिकल्स की बात करते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म में उनको हम एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कराते हैं। तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन को बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन के दौरान जब वो बनता है तो कितना हीट एक्सचेंज होता है, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या बातें इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं। अब सॉल्यूट जो है वो कई तरह का हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। गैसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं इस समय, हम सिर्फ बात कर रहे हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड, जो हमारे पास में सॉलिड्स होते हैं उनकी। तो उस बेस पर हमने यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस पर हमने कल थोड़ी सी डिस्कशन किया था कि किस तरह से वो एनर्जी में जो चेंज होगा वो किस तरह से होगा और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अब जो हम आज बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो हमारे पास जितने भी टाइप के फिजिकल प्रोसेसेस हैं या केमिकल प्रोसेसेस हैं, इन सभी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में जब एंथैल्पी चेंज होता है तो टेम्परेचर के साथ में वो किस तरह से ये कह सकते हैं कि बदलेगा। ठीक है ना। तो एंथैल्पी चेंज उन प्रोसेसेस का, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, टेम्परेचर के साथ में हम उसका चेंज देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ में वो एंथैल्पी चेंज बढ़ता है, घटता है, चाहे वो हमने फिजिकल प्रोसेस लिया हो, चाहे हमने केमिकल प्रोसेस लिया हो। ओके, सो इस चीज को देखने के लिए या बताने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। और हमें मालूम है, मान लीजिए कि हमने कोई भी सिस्टम ले लिया XYZ, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने एक कंपाउंड लिया और हम इसमें दोनों ही तरह के प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो हमारे पास में या हमारे पास में वो केमिकल प्रोसेस हो, दोनों ही तरह के प्रोसेसेस। तो ये सिस्टम कैसा भी हो सकता है। ये सिस्टम हमने लिया और हमें पता है कि अगर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे करवा रहे हैं तो हमने जो हीट कंटेंट लेना है उसको हम डिनोट करेंगे एंथैल्पी से, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। और अगर हम इस पे बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो हम बात करते हैं कि इसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो होगी इंटरनल एनर्जी में चेंज, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। और दोनों चाहे हम वो एंथैल्पी की बात करें या इंटरनल एनर्जी जो U है, इन दोनों की बात करें, ये दोनों की दोनों जो फंक्शंस, जो क्वांटिटीज हैं वो कैसी हैं, वो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस हैं। और थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? वो होते हैं जो स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, जो उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेंगे, जो उनकी जो पाथ है उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। ये हमने अपने जो पिछले जो क्लासेस है उसमें हमने इस बात को पढ़ा है। ठीक है ना। दोनों इन क्वांटिटीज को, चाहे वो एंथैल्पी हो या हमारे पास में इंटरनल एनर्जी हो, इनको हम दोनों को देखेंगे टेम्परेचर के साथ में किस तरह से ये बदलती है। कि जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये किस तरह से एंथैल्पी चेंज होगा, किस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो मान लो कि एक बहुत ही सिंपल सा एक रिएक्शन लेते हैं, और सिंपल सा क्या, एक सिंबॉलिक रूप से लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई रिएक्टेंट है R, है ना। ये R रिएक्टेंट
प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, पी प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इनमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ, इसकी एंथैल्पी हम मान लेते हैं HR, क्योंकि ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, और ये है हमारे पास में प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट की एंथैल्पी को हम मान लेते हैं HP। ओके, सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इनको हमने यहां पर ले लिया। तो जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये रिएक्टेंट ने जब यहां प्रोडक्ट बनाया, तो जो इसमें एंथैल्पी में चेंज होगा उसको हम डिनोट करेंगे किससे? डेल्टा H से। और ये डेल्टा H जो होगा वो क्या होगा? वो होगा कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। ओके, तो ये हम एक इक्वेशन ले लेते हैं यहां पर कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ है वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है। और अब हम इसको, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमने 1 यहां पर लिया है, इसको हम टेम्परेचर के साथ में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो एंथैल्पी जो है वो क्या होती है? एट कांस्टेंट प्रेशर हम उसको कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर सिस्टम लिया हुआ है, ये हमने ओपन सिस्टम लिया हुआ है, और ओपन सिस्टम में जो प्रेशर है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है, इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना? तो हम यहाँ लिखते हैं बाय differentiating above equation with respect to temperature at constant pressure। ये हम डिफरेंशिएशन इसका करते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डाबा डेल H अपॉन डाबा T। टेम्परेचर के साथ में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, किसके साथ? प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। फिर हमारे पास में ये HP है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारे पास में डाबा HP अपॉन टेम्परेचर के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर हमारे पास में माइनस, फिर हमारे पास में ये रिएक्टेंट का जो एंथैल्पी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के साथ में एट कांस्टेंट P। तो ये इक्वेशन हमारे पास में एक आ गया, इक्वेशन 2 हम इसको नाम दे देते हैं। अब आपने पहले पढ़ा है, जब हम लोगों ने हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, तो आपको मालूम है कि जो Cp है वो क्या होता है? वो होता है एंथैल्पी में चेंज एट विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, और वहां पर अगर आप एंथैल्पी का टेम्परेचर के साथ में चेंज देखते हैं तो उसको हम Cp बोलते हैं, है ना? और Cp का मतलब हीट कैपेसिटी, कि 1 मोल सब्सटेंस का एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हो, तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड रहती है या हीट अमाउंट जो चाहिए होता है, वो आपकी हीट कैपेसिटी होती है, जिसको आप Cp से रिप्रेजेंट करते हो। तो हीट कैपेसिटी को आप C से रिप्रेजेंट करते हो, P को कांस्टेंट हमने रखा हुआ है, इसलिए उसको हम डिनोट करते हैं Cp से। तो वी नो दैट Cp इक्वल्स टू डाबा H अपॉन डाबा T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में आपने ये वैल्यू देख रहे हो आप, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो? ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो? Cp रख सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है? ये डेल H अपॉन डेल T, डेल H अपॉन डेल T, ये प्रोडक्ट के लिए है, ये रिएक्टेंट के लिए है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि डाबा डेल H अपॉन डाबा T अपॉन, सॉरी अपॉन मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हमने एज इट इज, और इसकी जगह ये जो हमारे पास में टर्म है, इसकी जगह हम लिखते हैं Cp। और Cp किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का, इसलिए यहां पर हम ब्रैकेट में P लिख देते हैं। फिर हमारे पास में है Cp किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए हम यहां पर R लिख देते हैं। ओके, सो ये इक्वेशन हमारे पास में चेंज होकर के आ जाता है कि डाबा डेल्टा H अपॉन डाबा T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू, अब ये यहां ये क्या हुआ? ये हीट कैपेसिटीज में जो चेंज हुआ है या परिवर्तन हुआ है, वो है कि ये
प्रोडक्ट की हीट कैपेसिटी है और ये रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी है, मतलब कि यहाँ पर हीट कैपेसिटी जो Cp है उसमें चेंज हुआ, तो यहाँ पर हम Cp डेल्टा Cp लिख देंगे, तो हमें ये बताएगा कि यहाँ पे हीट कैपेसिटीज में चेंज। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलता है, ये इक्वेशन 3। और जहां पे जो डेल्टा Cp है, ये मैंने अभी आपको जैसे बताया कि चेंज इन हीट कैपेसिटी वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटीज में जो परिवर्तन है वो आया। तो ये जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन को किसने दिया था? इस इक्वेशन को दिया था किरचॉफ ने, इसलिए इस इक्वेशन को हम बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, किरचॉफ इक्वेशन। तो किरचॉफ इक्वेशन बताता है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर जो है उसके साथ में हम एंथैल्पी जो है उसका चेंज जो देखें, तो हम इस रिलेशन से उस टेम्परेचर के साथ में उस एंथैल्पी में जो चेंज हुआ है उस किसी भी फिजिकल प्रोसेस के दौरान या किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान, तो वो क्या आता है। अगर हम यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यही इक्वेशन क्या हो जाएगा? वो इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास में डावा du इसलिए क्योंकि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं तो हम एंथैल्पी ना लेकर के हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, इसलिए हम यहाँ पे H की जगह हम क्या लेंगे, टर्म U लेंगे, इंटरनल एनर्जी। और इसको टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा है इसलिए यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखेंगे, यहाँ पे हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था इसलिए हमने यहाँ पे P लिखा था। ओके, नाउ इक्वल्स टू डेल्टा CV, तो ये भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन 4। और ये दोनों ही इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन भी और ये इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन किरचॉफ इक्वेशन। इक्वेशन 3 हमें क्या बताता है? इक्वेशन 3 हमें बताता है कि एंथैल्पी में टेम्परेचर के साथ में क्या परिवर्तन आएगा। और इक्वेशन 4 क्या बताता है कि इंटरनल एनर्जी में कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के साथ में क्या परिवर्तन आता है या क्या चेंज आता है। तो दोनों ही इक्वेशंस क्या हैं? किरचॉफ्स इक्वेशन है। ओके, अच्छा, अब यहां हमने ये तो देख लिया कि टेम्परेचर के साथ में इसमें क्या चेंज आएगा एंथैल्पी में और जो हमारे पास में इंटरनल एनर्जी है वो। लेकिन मान लो कि अगर आपको दो टेम्परेचर दे दिए गए हों कि सब आप ना इस 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका पास में एक सिस्टम है और इस सिस्टम को आपको 35 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, तो आपका T1 डिसाइडेड है, आपका T2 डिसाइडेड है कि इस T1 से T2 तक अगर आप लेके जाते हो तो उस समय एंथैल्पी में क्या परिवर्तन आएगा, है ना। तो उसको आप कैसे निकालोगे? तो आप इस इक्वेशन 3 को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, है ना। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये है हमारे पास में डेल्टा H की जो वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास में जो H1, क्योंकि T1 टेम्परेचर पर जो एंथैल्पी होगी उसको हम H1 मानते हैं और T2 टेम्परेचर पर जो एंथैल्पी होगी उसको हम H2 मानते हैं। तो ये इस तक हम क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये जो डेल्टा T है इसको हम इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा Cp डॉट डेल्टा T। ओके, तो ये हो जाता है। और इसको हम कहां से कहां तक करेंगे डिफरेंशिएट? इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे T1 से T2 तक, T1 से T2 तक। तो टेम्परेचर को हमने डिफरेंशिएट किया T1 से T2 तक और एंथैल्पी को हमने डिफरेंशिएट किया H1 से H2 तक। और देखो ये जो Cp की जो वैल्यू है, हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है, उसमें तो चेंज हम कर नहीं रहे, वो तो सेम रख रहे हैं, तो इसलिए इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। ये डेल्टा H1 से H2 तक किया था ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
सो ये इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा Cp, और ये हमने T2 से T1 तक लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास में आ गया एक इक्वेशन, जो क्या बता रहा है, जो हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक, मतलब दो टेम्परेचर अगर हैं, तो उनमें एंथैल्पीज में क्या चेंज आता है। ठीक है ना। तो ये एंथैल्पी में जो चेंज है वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और अगर हमें एंथैल्पी में चेंज ना देख करके अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज देखना हो, तो यही इक्वेशन मॉडिफाई होकर के क्या आ जाएगा, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 इक्वल्स टू डेल्टा CV T2 माइनस T1। तो ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6, ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये भी किरचॉफ्स इक्वेशन, जिस तरह से ये इक्वेशन 3 और 4 किरचॉफ इक्वेशन था, ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो भी किरचॉफ इक्वेशन का ही एक फॉर्म है, किरचॉफ्स इक्वेशन। ठीक है। लेकिन ये जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में अगर एक्यूरेट टेम्परेचर है कि साहब इस टेम्परेचर रेंज से इस टेम्परेचर रेंज में अगर हीट कैपेसिटी को अगर हम कांस्टेंट रखें, ये हीट कैपेसिटी को अगर हम कांस्टेंट रखें और उसको हम कांस्टेंट प्रेशर पर करा रहे हैं उस प्रोसेस को, या कांस्टेंट वॉल्यूम पर करा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें जो हीट कंटेंट या एंथैल्पी में जो चेंज हुआ है, या एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ है, वो आप इस किरचॉफ इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। बशर्ते कब, जब आपको हीट कैपेसिटीज फिक्स दी हुई हो दो टेम्परेचर्स पर, है ना। लेकिन यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर आप टेम्परेचर के साथ में एंथैल्पी चेंज देख सकते हो, एंथैल्पी यहां पर इंटरनल जो एनर्जी है वो चेंज देख सकते हो। ठीक है। यहां पर टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, सॉरी, ओके। सो ये जो किरचॉफ इक्वेशन है, ये फिजिकल और केमिकल दोनों ही तरह के जो चेंजेस हैं उन पर अप्लाई होता है। और ये जो सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कोई सिंपल सिस्टम है, किसी भी तरह का सिस्टम आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सिस्टम का नेचर कैसा है या वो कंपाउंड जो है वो किस नेचर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर तरह के फिजिकल प्रोसेस, हर तरह के केमिकल प्रोसेस पर इस किरचॉफ इक्वेशन को यूज कर सकते हो। मतलब दिस किरचॉफ इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड इज don't you can say that it is not depends on nature and complexity of the system, या इंडिपेंडेंट, यू कैन से दैट कि ये बिल्कुल भी सिस्टम की जटिलता और उसके जो उसका जो नेचर है, उसका जो बिहेवियर है उस केमिकल और फिजिकल प्रोसेस का, उस पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ओके। सो दिस was किरचॉफ इक्वेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेइस लॉ। ठीक है ना। हेइस लॉ की बात करेंगे। तो 1840 में हेइस ने एक लॉ दिया और उसने क्या कहा कि अगर हम कोई एक फिजिकल या केमिकल प्रोसेस करें, कोई भी XYZ एक फिजिकल और या केमिकल प्रोसेस करें, तो अगर हम उस प्रोसेस को एक से ज्यादा मेथड के थ्रू कर सकते हैं, या तो हम उस प्रोसेस को, या हम एक केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे एक सिंबॉलिक एक रिएक्शन लेते हैं कि साहब ए जो है वो बी में कन्वर्ट होता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए को पहले सी में कन्वर्ट करें, फिर सी को डी में कन्वर्ट करें, फिर डी जो है वो बी में कन्वर्ट हो।
मतलब या तो इसको आप सिंगल स्टेप में कर सकते हो कि ए से हमें बी बनाना है, ए से हमको क्या बनाना है, बी बनाना है। अब ए से बी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं, ये हमारा पाथ 1 है। या हम इस पाथ के थ्रू बना सकते हैं कि पहले ए को सी में कन्वर्ट किया, फिर सी को डी में कन्वर्ट किया, फिर डी को बी में कन्वर्ट किया। ये पाथ 2 है। तो चाहे हम किसी भी तरह का किसी भी मेथड से, इनको अलग अलग मेथड से, हम इसको और भी मेथड से कर सकते हैं। पहले इसको ई में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम सीधा बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको पहले एफ में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में जी में कन्वर्ट करें, उसके बाद में एच में कन्वर्ट करें और उसके बाद बी में कन्वर्ट करें। कोई सा भी, कितने भी प्रोसेसेस के थ्रू, कितने भी मेथड के थ्रू हम इसको करें, चाहे वो सिंगल स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है, चाहे वो इवॉल्व हो रही है मतलब निकल रही है, या उसमें एब्जॉर्ब हो रही है, वो हमेशा सेम रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मेथड से हुई है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है और आपके पास में 100 रुपए हैं। 100 रुपए अगर आप कांदला से बैठते हैं और सीधा दिल्ली उतरते हैं, 100 रुपए का टिकट है। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस ये है कि आप कांदला से पहले किसी एक जगह गए, मान लीजिए बड़ौद गए, वहां बड़ौद से आपने फिर एक दूसरा वाहन चेंज किया, फिर आप बागपत गए, बागपत से फिर आपने एक वाहन चेंज किया, फिर आप गाजियाबाद गए, फिर गाजियाबाद से फिर आप दिल्ली गए, और टोटल जो पैसा आपका खर्च हुआ किराए में वो 100 रुपया ही हुआ। ठीक है? तो चाहे हम कितने भी प्रोसेस उससे जाएं, किसी भी प्रोसेस में किसी भी मेथड से जाएं, और वहां पर आपने जब आपने डायरेक्ट कांदला से दिल्ली के लिए लिया एक व्हीकल बस, जबकि आपने जब कांदला से बड़ौद, बड़ौद से बागपत, बागपत से गाजियाबाद, गाजियाबाद से भी, तो आप अलग अलग व्हीकल में बैठे। कभी तो आप रिक्शे में बैठे, कभी आप ऑटो में बैठे, कभी आप बस में बैठे, और कभी आप ने टैक्सी की। कोई भी मोड हो सकता है, लेकिन जो पैसे खर्च हुए वो क्या हुए, वो 100 रुपए ही हुए। ठीक है ना? तो ये क्या क्या कहते हैं इस महोदय, वो कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस, चाहे वो किसी भी मेथड से किया जाए, एक से ज्यादा मेथड से भी अगर उस रिएक्शन को करवाया जाता है या उस फिजिकल प्रोसेस को करवाया जाता है, और वो एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में भी अगर होता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है, जो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो हमेशा सेम रहती है। मतलब जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में, वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब क्योंकि हम यहाँ पर देखो पाथ 1 की बात हमने की, हमने पाथ 2 की बात की, और ये हमारा जो है वो पाथ 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 तरह के पाथ की बात की, और हर पाथ के अंदर हमने क्या किया है, ए से बी में कन्वर्ट किया है, और एनर्जी हमेशा क्या है, सेम। हमें जो ओवरऑल एनर्जी है, जो इनिशियल स्टेट से लेकर के जब हम फाइनल स्टेट में पहुंचेंगे ए से बी में, तो एनर्जी में जो चेंज है, एंथैल्पी में जो चेंज है, वो क्या होगा, वो सेम रहेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और अगर इस प्रोसेस को, अगर आप ये कहें कि नहीं साहब, ये जो है पाथ 1 में ये जो है ये डेल एच 1 है, मान लीजिए ये डेल एच 2 है, ये डेल एच 3 यहां पर जो परिवर्तन हुआ, ये डेल एच 4 है, ये डेल एच 5, यहां पे एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच 6, इसको हम बोलेंगे डेल एच 7, और ये डेल एच 8। तो ये जो डेल एच 1 है, ये किसके इक्वल होगा? या तो इस पाथ 2 को अगर हम लें, तो ये डेल एच 2 प्लस डेल एच 3 प्लस डेल एच 4 है ना? ये 2 3, अच्छा ये डेल एच 4, ये डेल एच 4, ठीक है ना? तो इसकी एनर्जी, सी से डी की एनर्जी और ए से सी की एनर्जी, इन तीनों के योग के बराबर होगा। या फिर
हम ये भी कह सकते हैं कि del H1 की जो वैल्यू है वो इसके बराबर भी होगा। ये del H5 मान लो, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि del H5 प्लस del H6 प्लस del H7 del H8 प्लस del H9। तो ये जो परिवर्तन है ये सब जगह क्या है, सेम है। इस समय जो है इन सबके योग के बराबर होगा, इस समय जो है ये जितने भी स्टेप्स में ये रिएक्शन हुई है या ये प्रोसेस हुआ है इनके बराबर होगा। तो इसको हम बोलते हैं हीस लॉ। इसको केमिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। केमिकली क्या है, मान लीजिए कि आपके पास में कार्बन है और आप क्या करो, कार्बन को बर्न करो, है ना। ये आपने ऑक्सीजन लिया, एक ऑक्सीजन एटम, और इसको आपने बर्न किया और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर सबसे पहले बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर और ऑक्सीजन एटम के साथ में ट्रीट कराया और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर आप सीधा क्या कर सकते थे, आप सीधा ये कर सकते थे कि यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ में इसको बर्न कराते और सीधा कार्बन और O2 मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। तो एक प्रोसेस तो ये हुआ जिसमें आपने सीधा इसको कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा प्रोसेस ये हुआ कि इसमें आपने क्या किया, पहले कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और फिर उस कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर और ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट किया और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म किया। बट दोनों ही प्रोसेस में जो एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी, सेम निकलेगी। मान लीजिए लेट्स से कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है करीब करीब 380 कैलोरीज, 80 कैलोरीज। और अगर आप यहां पर बात करते हैं कि पहले कार्बन को आपने यहां पर एक ऑक्सीजन के साथ में, अब ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे लेकिन यहां हाफ कर दो तो एक OE आ जाएगा, तो ये पहले बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को आप बताओगे कि ये 26,380 कैलोरीज है। और फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको आपने फर्दर लिया और इस कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ में और इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और जो एनर्जी निकली वो आपके पास में निकली 68,000 कैलोरीज। तो टोटल एनर्जी में जो चेंज हुआ इतना। अब इसमें क्या करोगे, पहले कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, अब आप प्लस करो, देखो 26,380 और 68,000, 0833 और 6 और 8 14 और ये 8 और 1 9, तो 94,380 और यहाँ पर भी 94,380। तो ये चाहे आप उसने एक स्टेप में आपने किया या आपने इस 2 स्टेप में इस रिएक्शन को किया, जो एनर्जी है, जो एनर्जी इसमें निकली है वो एनर्जी क्या है, सेम। तो यही हीस का लॉ है, यही हीस ने बताया कि साहब चाहे हम किसी भी कंपाउंड, किसी भी प्रोसेस को चाहे कितने भी स्टेप्स में करें, लेकिन उसमें जो एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो एंथैल्पी में चेंज किसके बराबर होगा, जो हमारा सिंगल स्टेप में वो जो रिएक्शन हुआ है उस सिंगल स्टेप में जो एनर्जी चेंज हुई है उसके बराबर ही होगा, चाहे वो 2 स्टेप में बाद में उसको करा हुआ हो या 10 स्टेप में करा हो या 50 स्टेप में करा हो। ओके, तो इस नियम को या इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, हीस लॉ, और इसको हम कई जगह पर यूज करते हैं। एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल आपने लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा बॉर्न हार्बर साइकिल। बॉर्न हार्बर साइकिल, अगर आप लोगों को ये बॉर्न हार्बर साइकिल याद है तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली आप नहीं निकालते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी डायरेक्टली आप एंथैल्पी चेंज नहीं निकाल सकते, तो इनडायरेक्टली आपको निकालना पड़ता है। तो इस बॉर्न हार्बर साइकिल में हम क्या करते हैं,
एक आपके पास में सोडियम आपको दिया, आपको क्लोरीन दिया और उससे आपने क्या बनाया, NaCl बनाया। और अब मैं आपसे कुछ चीजें तो आपको पता है और कुछ चीजें इसमें नहीं पता है, वो इस बॉन्ड हैबर साइकिल से आप पता कर सकते हो। अब ये डायरेक्टली सोडियम क्लोरीन के साथ में मिलकर के NaCl एक साथ नहीं बनाता, इस तरह से नहीं बनता है कि आपने सोडियम लिखा, क्लोरीन लिखा और NaCl लिख दिया। ये एक प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली में किस तरह से होगा? एक्चुअली में होगा कि ये जो सोडियम है ये गैस उसमें सॉलिड फॉर्म में, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको गैसियस फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली एक साथ कर दो कि एंथैल्पी ऑफ जो सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन जो है वो आप कर दो, तो ये जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करोगे, इस गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी काम में आएगी उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और ये क्या कर देगा, ये इस सोडियम को किस में कन्वर्ट कर देगा, गैस में तो है ही ये, इसको आयन में कन्वर्ट कर देगा। ये Na प्लस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो Na प्लस Cl माइनस, ये जो Na प्लस Cl माइनस, ये जो NaCl है इसके लिए Na प्लस मिल गया। यहां तक इस प्रोसेस में क्या होगा, ये हम Cl2 नहीं लेंगे, सॉरी Cl नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या लेंगे, हम लेंगे Cl2। अब Cl2 लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर डिसोशिएट करना पड़ेगा। यहां पर डिसोशिएशन एनर्जी आपको चाहिए, तब ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां से टूटेगा और दो क्लोरीन एटम्स बनाएगा, तब ये क्लोरीन बनेगी गैसियस फॉर्म। ये गैसियस फॉर्म में थी। और फिर जब ये गैसियस फॉर्म में आपके पास में क्लोरीन है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर निकला है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे निकला था, ये एक वही इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, यहां ऐड कर दोगे। तो ये जो करोगे ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इसमें जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोराइड जो गैसियस फॉर्म में है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये जो क्लोरीन माइनस और Cl सॉरी क्लोरीन माइनस और Na प्लस जो है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। और ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, NaCl बनाएंगे। और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास आएगा तो यहां पर एक तरह की ये इसका लैटिस बनेगा, और लैटिस एनर्जी को हम यहां पर लिख देंगे कि ये लैटिस एनर्जी इसमें रिलीज होगी। तो ये कई प्रोसेस में ये रिएक्शन हुई, ठीक है ना, एक स्टेप में भी हो गई सीधी, Na से और Cl रिएक्शन करवाई हमने Na और Cl की और NaCl बना दिया। लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में जिस तरीके से हुई वो इस तरीके से हुई। तो इस साइकिल को हम बॉन्ड हैबर साइकिल बोलते हैं। 1990 में बॉन्ड और हैबर ने मिलकर के लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए, कि वो जो जालक बनता है, वो जो क्रिस्टल का जो लैटिस बनता है, जालक बनता है, उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, या जब हम Na प्लस और Cl माइनस को मिलाते हैं तो उस समय कितनी एनर्जी रिलीज होती है, इसको निकालने के लिए उन्होंने इस साइकिल को दिया था और बताया था। तो इस हीस लॉ के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल एनर्जी चेंज हुआ है इस प्रोसेस के अंदर, वो केवल इनिशियल और फाइनल जो एनर्जी सॉरी स्टेट्स हैं। अब इनिशियल स्टेट क्या है कि हमारे पास में सोडियम और क्लोराइड है। फाइनल स्टेट क्या है कि ये मिलकर के सोडियम, इसने नमक बना दिया, ये सोडियम क्लोराइड। और दोनों की जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, कि इस प्रोसेस में, डायरेक्ट प्रोसेस में निकलने वाली एनर्जी और ये जो प्रोसेस है इस बॉन्ड हैबर साइकिल से, इस प्रोसेस में निकलने वाली जो एनर्जी है वो क्या होगी, दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो इसमें आप अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो, इसको आप HF से डिनोट करोगे, तो क्या होगा, इसमें देखो सब्लिमेशन एनर्जी में क्या चेंज हुआ है वो भी आएगा। इसमें फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी आएगी। फिर इसमें जो डिसोसिएशन हुआ है उसमें जो एनर्जी चेंज हुआ है, डिसोसिएशन, क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल जब क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हुआ है तो वो भी आएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उस इलेक्ट्रॉन को हमने जब उसमें ऐड किया वो भी आएगी। और फिर बाद में जो लेटिस एनर्जी निकली है Na प्लस और Cl माइनस के जोड़ने पर, तो ये जो हमारे पास में टोटल जो एनर्जी आई
ये Na और इसको मिलाने पर ये, इसको हम बोलते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में इसको ले लिया हमने, तो इसको हमने नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है NaCl का Na और Cl से, वो डायरेक्ट और ये अलग अलग जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के सम के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें कुछ एनर्जी तो ऐसी होगी जो ली जाएगी और कुछ एनर्जी होगी जो दी जाएगी, मतलब कहीं तो एनर्जी निकलेगी और कहीं एनर्जी बनेगी। तो देखो सब्लिमेशन जब आपको करना पड़ेगा तो यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी भी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जब आपको डिसोशिएट करोगे उस समय भी इसको एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात होगी तो ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और यहां जब Na+ और Cl- बनेगा उस समय भी ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जब रिलीज हो रही है तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन ले रहा हूं, और जब ऐड हो रही है, आपको ऐड करना है, खुद देनी है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे ये डिसोसिएशन एनर्जी वाला ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। ये वाला क्या एक्सोथर्मिक है। तो अब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा, एक्सोथर्मिक एनर्जी जो रिएक्शंस है उसमें जो एनर्जी निकल रही है वो अगर ज्यादा हुई तो ये ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और अगर देने वाली एनर्जी की जो वैल्यू है वो अगर ज्यादा हुई तो आप देखो ये जो तीन है ये क्या है, ये वो है जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। और ये क्या है, ये है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब इन दोनों की वैल्यू अगर ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू कम होती है, तो जाहिर सी बात है वो रिएक्शन ओवरऑल क्या होगी, एक्सोथर्मिक। और अगर एंडोथर्मिक, ये तीन वैल्यूज ज्यादा हैं, इन तीन वैल्यूज का जो सम है वो अगर ज्यादा है तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। आपको उस रिएक्शन को करवाने के लिए या उस प्रोसेस को करवाने के लिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इन वैल्यूज में से अगर आपको कोई एक वैल्यू नहीं पता, मान लो कि ये वैल्यू नहीं पता और बाकी की वैल्यू पता है, तो आप इन में उस वैल्यू को पुट करो और इसकी वैल्यू पुट निकाल लो। अगर आपको लेटिस एनर्जी की वैल्यू नहीं पता और बाकी की जो वैल्यूज हैं वो सब पता है, तो इनडायरेक्टली आप यहां पर निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको यहां पे पता है कि उस टोटल स्टेप में होने वाली जो भी एनर्जीज काम आएंगी वो उसके डायरेक्ट स्टेप में काम आने वाली एनर्जीज के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ये एप्लीकेशन है। इसी तरह से एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, जब ट्रांजिशन हमने करके बताया था कि कार्बन जो है वो ग्रेफाइट के साथ में जब बर्न किया जाता है ना, तो किस तरह से वहां पर जो एनर्जी है वो निकलती है। तो एक एप्लीकेशन आप वो ट्रांजिशन एनर्जी को भी आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है ना, अगर नहीं याद तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपने कार्बन लिया, ये क्या है, डायमंड फॉर्म में, डायमंड DIA लिख देता हूँ, और इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में जो गैसियस फॉर्म में है उसके साथ में इसको बर्न किया। तो ये क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में कुछ A अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। और अगर ये कार्बन आपका ग्रेफाइट फॉर्म में है, ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट लिख दिया मैंने, और इसको अगर आप ऑक्सीजन जो गैसियस फेज में है इसके साथ में बर्न करोगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और B अमाउंट की जो एनर्जी है वो निकलेगी। तो ये A कैलोरीज निकल रही हैं और ये B कैलोरीज निकल रही हैं, और आपको निकालना है कि ग्रेफाइट, इस डायमंड को मुझे ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे निकालोगे, तो ये आपका हो जाएगा C डायमंड माइनस C ग्रेफाइट। ठीक है ना, ये जो कार्बन जो डायमंड फॉर्म में है और कार्बन ये जो ग्रेफाइट फॉर्म में है, ये जब आप निकालोगे तो A माइनस कर दो B, इसमें जितनी एनर्जी निकली है और इसमें जितनी एनर्जी निकली है उनका डिफरेंस, तो जो हीट ऑफ ट्रांजिशन है वो आपको निकल करके आ जाएगी। तो ये एक इनडायरेक्ट रूप से आप ये निकाल रहे हो कि इस डायमंड को ग्रेफाइट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है या आपको देनी पड़ती है। वो किसके उससे निकाली आपने, ये जो हीस लॉ है, इस हीस लॉ को यूज करके। तो ये एप्लीकेशन है हीस लॉ की।
कि जैसे बॉन्ड हार्बर साइकिल है, ऐसे ये जो हीट ऑफ ट्रांजिशन है ये। इसी तरह से आप देखोगे कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर आप देखो, जैसे मान लीजिए कि आपको मीथेन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या हमारे पास में बेंजीन है, इनका जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हो, अब हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? मीथेन बनाएंगे। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन मिलकर के क्या बनाएगा? बेंजीन बनाएगा। एक कार्बन एटम, एक ऑक्सीजन एटम मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। इन एलिमेंट ये डायरेक्ट प्रिपेयर करने के लिए क्या होगा कि कार्बन को आपको 4 हाइड्रोजन्स के साथ में कंबाइन कराना पड़ेगा और ये मीथेन बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से उस मॉलिक्यूल को बना दो कि अगर आपको मीथेन बनाना है तो आप कार्बन लो और 4 हाइड्रोजन लो और यहां पर मीथेन बना दो। ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्टली इस की जो फॉर्मेशन एनर्जी है, इस कार्बन से हाइड्रोजन ने मिलकर के मीथेन बनाया, ये डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बट हिस लॉ के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? इनडायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे कि आपने यहां पर आपने देखा ट्रांजिशन, हमने डायरेक्ट नहीं निकाला कि डायमंड को हमने ग्रेफाइट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं किया। हमने क्या किया? कार्बन को जो डायमंड फॉर्म में था उसको ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और एक एनर्जी निकली। फिर हमने ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और एनर्जी निकली। फिर इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस देख लिया और वो ये बताता है कि ग्रेफाइट इतनी एनर्जी अगर दी जाए या ली जाए तो ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हिस लॉ को हम कई जगह पर यूज करते हैं जहां पर हम डायरेक्टली किसी चीज को नहीं निकाल पाते हैं, तो हम इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो आज हमने 2 चीजें देखी और एक किरचॉफ का इक्वेशन देखा और एक हमने जो हीस का जो लॉ था वो देखा और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं